नमस्कार दोस्तों। पर्यावरण खंड जो है, हम किसी भी एग्ज़ाम को यदि फेस करने जाएं तो उस एक इम्पॉर्टेंट खंड होता है और इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। और स्पेशली जब हम किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एक जिम्मेदार पद पे जाने की उम्मीद कर रहे हैं, तो सामान्यतः परीक्षाओं में, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या मेंस की परीक्षा हो या फिर हमारा साक्षात्कार हो, उसमें पर्यावरण के सामान्य समझ की उम्मीद हमसे की जाती है। तो इसलिए हम इस सीरीज में पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे और साथ में यदि उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं तो उससे भी हम उसको भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले केंद्र सरकार के अंतर्गत जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय है, तो उसका गठन कब हुआ था? तो 17 सितंबर 1985 को इसका गठन हुआ था और राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। वहीं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात की जाए तो 1986 में ये अधिनियम पारित किया गया था। वहीं इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया था और विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना को भी प्रारंभ किया गया था। राजीव गांधी जी ने अपने शासनकाल में गंगा कार्य योजना, जिसे GAP गंगा एक्शन प्लान के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। वहीं NGT की बात की जाए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इस अधिनियम को पारित किया गया था 2010 में। वहीं जो पंचवर्षीय योजना है, जिसे 5 ईयर प्लान्स कहा जाता है, तो सबसे पहले जो पर्यावरण को डेवलपमेंट के साथ जोड़ने की कोशिश की गई थी, वो चौथे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। वहीं आगे हम बात करें तो पर्यावरण के प्रमुख कितने संगठक हैं? तो 3 संगठक हैं, जैविक, अजैविक और ऊर्जा। जैविक में जिनमें जीवन होता है, यथा जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव इत्यादि। अजैविक में पानी, वायु, ये सब चीज़ें आएंगी। वहीं ऊर्जा संगठक में जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, स्पेशली सूर्य हो गया। वहीं कौन सा मानव पर्यावरण का बिंध्वस्तक माना जाता है? तो जो प्रौद्योगिक मानव है, उस प्रौद्योगिकी मानव, जिसे हम जो अभी वर्तमान में जो मानव है, उसको पर्यावरण का बिंध्वस्तक माना जाता है। वहीं कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया? तो पशुपालन। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है? तो झूम कृषि। विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि कहाँ प्रचलित है? तो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में। अच्छा, स्थानांतरण कृषि होती क्या है? तो जो सामान्यतः आदिम जनजातियाँ होती हैं, उनमें मान्यताएं होती हैं कि वो सामान्यतः कृषि के लिए जो औजार हैं उनका उपयोग नहीं करते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि परंपरागत रूप से जो जंगल के पेड़ पौधे होते हैं उनको साफ करके वहाँ पे बीज बिखरा देते हैं और उन्हीं से अपने खाद्यान्न उत्पाद प्राप्त करते हैं। कुछ समय पश्चात वो उस स्थान को छोड़ के नए स्थान पे चले जाते हैं और वहाँ पे इस तरह की कृषि करते हैं। तो इस तरह की जो कृषि होती है वो स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत आती है। वहीं सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन किस काल में संभव हुआ? तो कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में। वहीं मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की जाती है? तो फ्रेडरिक रेटजेल। वहीं मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान एवं आर्द्रता कितनी होती है? तो 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान, और यदि 60 डिग्री सेल्सियस की आर्द्रता हो तो वहाँ पे मनुष्य की कार्य क्षमता सर्वाधिक होती है। वहीं औद्योगिक क्रांति की बात की जाए तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो इंग्लैंड में। पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ? तो औद्योगिक क्रांति व आर्थिक निश्चयवाद से। सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति हुई तो मशीनीकरण ने मानव की विकास की गति को तीव्र तो किया, किंतु इसने साथ में ही कई सारी पर्यावरणीय समस्याओं को भी जन्म दिया। जिस जलवायु परिवर्तन जिसको अभी हम देख रहे हैं, वो उनमें से सबसे खतरनाक उत्पाद था, कह सकते हैं। मेघ विजन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? मेघ विजन क्या होता है? कृत्रिम वर्षा जब हम कराते हैं या कृत्रिम वर्षा अपने ढंग से कराते हैं तो उसके लिए क्लाउड सीडिंग की एक प्रोसेस होती है। तो उसमें किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो ठोस CO2 एवं आयोडीन की यौगिक को।
भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ? तो यूएसए का बुकलिन नामक शहर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख बिंदुशंसक कौन सा यौगिक है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो जोसेफ फोरमैन ने 1985 में। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक कब मनाया गया था? तो 1965 से 1974 तक। अपने स्थान पर सेलों तथा रिगोलिथ के विघटन व वियोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अपक्षय। अपक्षय कैसी प्रक्रिया है? तो भौमिकीय प्रक्रिया, जियोलॉजिकल प्रोसेस है। हिमालय के सहारे बसे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमिवाह और भूस्खलन का प्रमुख कारण है। तो सीधी सी बात है, जो मानवीय क्रियाएं हैं, पिछले पहाड़ की जो ढाल है उसकी अवस्था स्थिति में परिवर्तन करना अपने विकास के लिए, ये मुख्यतः भूस्खलन का कारण है। हिमालयी क्षेत्रों में जो लैंडस्लाइड की प्रमुख समस्या है उसका एक प्रमुख कारण ये है कि हिमालय जो है अभी निर्माणाधीन पर्वत श्रृंखला है। मतलब इसमें जो है जो चट्टानें हैं वो काफ़ी सरल अवस्था में हैं। तो इसमें जो क्या होती है, अगर तीव्र औद्योगिक विकास किया जाए और वो भी उसकी योजना ठीक ढंग से नहीं बनाई जाए तो वो फिर हिमस्खलन या भूस्खलन के रूप में हमारे सामने आता है। वहीं दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? तो टेंसी घाटी परियोजना, टेंसी घाटी को। दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृति है? तो टेंसी घाटी। 1940 में जो है टेंसी घाटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी और जब भारत आज़ाद हुआ तो संसाधनों के दोहन के लिए दामोदर नदी को इसकी अनुकृति के रूप में दामोदर घाटी योजना 1948 में प्रारंभ की गई थी। पर जैसा कि अभी हम जानते हैं तो वर्तमान में दामोदर नदी इतनी प्रदूषित हो चुकी है ना कि इसको जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। वहीं विश्व के सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली 2 नदियाँ कौन सी हैं? तो येलो रिवर चीन की और गंगा नदी भारत की। गंगा नदी भारत की उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। मिस्र किसकी देन है? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मिस्र की देन, नील नदी की देन है। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बंगाल के शोक की उपमा दी जाती है। भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई? तो भोपाल गैस त्रासदी की घटना 2-3 दिसंबर की रात्रि, मध्य रात्रि को हुई थी, जिसमें मिक मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक यौगिक के गैस के रिसाव के कारण कई सारे लोगों की जान चली गई। और इसके अलावा पर्यावरणीय प्रदूषण हुआ, उसकी वजह से लोगों को आनुवंशिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना की बात की जाए तो 26 अप्रैल 1946 को यूक्रेन के चेरनोबिल नामक स्थान में ये घटना हुई। वहीं 3 माइल आइलैंड दुर्घटना क्या थी? तो यूएसए के परमाणु संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना थी 28 मार्च 1779 को पेंसिल्वेनिया में 3 माइल द्वीप परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र पर यह घटना घटित हुई थी। धारणी विकास की स्थायी अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो ब्रंटलैंड 1987। स्थायी विकास से निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जोहान्सबर्ग 2002। अच्छा, स्थायी विकास या सतत विकास होता क्या है? तो हम अपनी जो आवश्यकताएं हैं उसकी परिभाषा इस तरह दे सकते हैं कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हम इस तरह से करें कि पर्यावरणीय संसाधनों की क्षति कम से कम हो या ना के बराबर हो, ताकि भावी पीढ़ियों के लिए उसको संरक्षित किया जा सके। तो इस तरह से जो विकास होता है उसको सतत विकास या स्थायी विकास की संज्ञा दी जाती है। स्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो IUCN मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस ने 1987 में एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें ये परिभाषा दी गई थी। वहीं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा किस सम्मेलन को दी जाती है? तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 को। धारणीय विकास के 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य,
कृषि तथा जैव विविधता। वहीं भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो सौर, पवन एवं जल विद्युत ऊर्जा। धारणीय विकास किसके उपभोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो प्राकृतिक संसाधन। वहीं भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1982। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में है। और मैं आपको बता दूं, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो छाता विधान, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। और ये पारित कब हुआ था? 1986। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1987 में। रियो 5 या पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ स्थापित हुआ था? तो 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।